पढ़ी लिखी नंदू ने संभाली गर्भवती भाभी की रसोई। क्यों रे, कहाँ चली सुबह सुबह ये लाले लिपस्टिक लगाकर? मम्मी क्लिनिक जा रही हूँ। पढ़ा लिखा क्या दिया, बड़ी मस्त ट्रेन बन गई हो, कहीं नहीं जाना है? क्या करोगी क्लिनिक जाके? बहुत हो गई इंटर्नशिप। माँ ऐसा मत कहो, जाना जरूरी है और नहीं जाऊंगी तो पेशेंट्स का क्या होगा, और वहाँ सीनियर डॉक्टर से भी डांट पड़ेगी। ठीक है, जहाँ जाना है जा, लेकिन नाश्ता बना कर जा। 1 घंटे है अभी क्लिनिक के लिए, 30 मिनट में पहुँच जाऊंगी, लेकिन लेट ना हो जाए। दीदी परेशान मत हो, आप क्लिनिक जाओ, नाश्ता मैं बना दूंगी। अरे मुई, तू कहाँ चली? जा तू जाकर खाना बना, और ये श्वेता नाश्ता बनाएगी। बिना खाना नाश्ता बनाए तुम रसोई से कहीं हिलना भी नहीं, वरना टांगे तोड़ दूंगी। माँ की बात सुनकर दोनों बहनें उदास मुंह लेकर रसोई में जाती हैं। रसोई में दोनों बहनें जल्दबाजी में काम कर रही थीं। समय हाथ से निकलता जा रहा था। दीदी आप क्लिनिक चली जाओ, मैं बना लूंगी। मुझे तो कोर्ट जाने में अभी 1 घंटा है, लेकिन खाना अधूरा है नीतू। आप जाओ, मैं संभाल लूंगी। अरे वाह महारानी, तुम कहाँ चली? कल मुही बस इतनी सी मेहनत में थक गई, ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा दिया तो अपने आप को कलेक्टर समझने लगी है दोनों। पहले रसोई, बाकी सब बाद में। घर का काम पहले होगा, नौकरी बाद में, समझी तुम दोनों? जी ठीक है। दोनों बहनें चुपचाप फिर से काम में लग गईं। नाश्ता, सब्जी, रोटियां बनाते बनाते काफी समय निकल गया। बस 10 मिनट बचे हैं, फिर से तैयार होना पड़ेगा, आज तो फिर लेट हो जाऊंगी। दीदी आप भागो, मैं बाकी काम खत्म कर देती हूँ। ठीक है, भगवान करे आज ज्यादा डांट ना पड़े। श्वेता भागते हुए क्लिनिक पहुंची। वहां सभी डॉक्टर पहले से मौजूद थे। श्वेता तू फिर लेट है, सीनियर डॉक्टर कब की आ चुकी है, आज तो पक्की डांट पड़ेगी। श्वेता ये कोई आने का टाइम है? सॉरी मैम, घर में थोड़ा। मुझे बहाने नहीं सुनने, तुम्हें मुझसे आधा घंटा पहले आना चाहिए और तुम आधा घंटा बाद आ रही हो। सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। कल से टाइम पर आना, वरना घर पर ही रहना। जी मैम। दूसरी तरफ नीतू भी कोर्ट आधा घंटा देर से पहुंची। नीतू, ये तुम्हारे पापा का घर नहीं, कोर्ट है। सॉरी सर। यहाँ समय की कीमत होती है। अभी जूनियर वकील होकर इतने नखरे हैं, कल सीनियर बन जाओगी तो हवा में उड़ोगी क्या? माफ कर दीजिए सर, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। जाओ अपना काम करो। शाम को दोनों बहनें थकी हुई घर लौटती हैं। मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुबह से ठीक से कुछ नहीं खाया, अभी आते ही खाने की पड़ी है। हाथ पैर टूट गए क्या? तभी नील सीटी बजाते हुए घर में दाखिल हुआ। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ बढ़िया सा खाने को बना दो। अरे मेरे राजा बेटे, अभी बनवाती हूँ। सुनो, इसके लिए पनीर चिली बनाओ, तुम लोग बाद में खाना। मम्मी हमें भी बहुत भूख लगी है। जितना बोला है उतना करो, बाहर घूम घूम कर खाती रहती हो, ऊपर से कहती हो भूख लगी है। पहले मेरे पोते को खिलाओ, तुम दोनों बाद में देखना। दोनों बहनें चुपचाप फिर से रसोई में चली गईं। देखा दीदी, इनका राजा बेटा, और हम क्या है, चुड़ैल। इस घर में हमारी कोई कीमत ही नहीं है। उधर नील का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। चलो पापा से पेट्रोल भरवाते हैं, फिर घूमने चलते हैं। नील अक्सर भूपेश की जेब से पैसे निकाल लेता और बाइक लेकर पूरे शहर में घूमता रहता। एक दिन उसने मोहल्ले की सानिका को रास्ते में रोक लिया। भाभी, आज तो बड़ी माल लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक अपने घर में करना। सानिका सीधे भूपेश के पास पहुंची। अपने बेटे को समझा कर रखिए, बहुत बदतमीज होता जा रहा है। माफ करना, मैं समझा दूंगा। कुछ दिन बीत गए। नील कभी शराब पीकर देर रात घर आता तो कभी मोहल्ले वालों से लड़ाई करता। एक दिन उसने सड़क पर झगड़ा कर दिया। माफ कर दीजिएगा, लड़का है, गलती हो गई। घर पहुंचते ही भूपेश परेशान होकर बैठ गया। इसका आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। अरे हमारा राजा बेटा है, जवानी में अगर ये घूमेगा नहीं तो क्या हम घूमेंगे? लड़के हैं, इतना तो चलता ही है। मुझे लगता है इसकी शादी करवा देनी चाहिए, शायद शादी के बाद सुधर जाए। शादी होगी तो मेरी पसंद की लड़की से होगी, गांव से बहू लाएंगे। बिल्कुल, शहर की लड़कियां रास नहीं आएंगी। गांव की लड़की होगी तो रसोई संभालेगी, हमारी सेवा करेगी, पति की सेवा करेगी।
मम्मी भैया की हरकतें ठीक नहीं है, अभी शादी मत करवाइए। तू अपना गटर जैसा मुंह बंद रख। अरे हमें मत सिखा क्या करना है। पापा किसी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम दोनों का काम बस बोलना है। जाओ जाकर रसोई संभालो, पढ़े लिखे ली हो तो ज्यादा मास्टरनी मत बनो। उस दिन के बाद भी दोनों बहनें रोज रसोई में उलझी रहती। पहले रसोई बाकी काम बाद में। तुम्हें पढ़ा दिया यही बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी। नौकरी करती हो तो एहसान मत जताओ, घर का काम पहले होगा। रोज की देरी की वजह से दोनों को क्लिनिक और कोर्ट में डांट पड़ती रहती। श्वेता फिर लेट। नीतू कब सुधरोगी तुम? लेकिन घर में किसी को उनकी परेशानी से कोई मतलब नहीं था। कुछ दिन बाद चारों लोग रिश्ता देखने निकल पड़े। मम्मी हम भी चलेंगे अपने होने वाली भाभी को देखने। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, घर संभालो। रसोई छोड़कर घूमने का बहुत शौक है तुम्हें। रास्ते भर कांति, भूपेश और रामकली नील को समझाते रहे, वहां बहुत शरीफ बनकर रहना। ज्यादा मुंह मत खोलना, सीधा सादा बनना। ऐसा अभिनय करना कि लड़की तुरंत हाँ कर दे। आप लोग चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा मैं। गांव पहुंचकर नील पहली बार ममता से मिला। मेरी भी 2 बहनें हैं, इसलिए मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें हमेशा रानी की तरह रखूंगा। मेरी पलकों पर राज करोगी, कभी तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। मुझे बस इतना समझने वाला जीवन साथी चाहिए और कुछ नहीं। लड़का तो बहुत संस्कारी लग रहा है। इससे अच्छा रिश्ता हमारे लिए हो ही नहीं सकता। दोनों परिवारों ने रिश्ता पक्का कर दिया। शहर लौटते समय सभी बहुत खुश थे। जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही मिल गई। वाह बेटा नील, एक्टिंग तो जबरदस्त करता है। अभी तो ट्रेलर था पापा। कुछ दिन बाद भी श्वेता और नीतू अपने माता पिता को समझाती रहीं। पापा भैया की शादी मत कराइए, किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, हमें मत सिखाओ कि क्या करना है। जाओ अपना काम करो। दोनों बहनों की बातें अनसुनी कर दी गईं। कुछ ही दिनों बाद नील और ममता की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद पहली बार ममता दहलीज पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन घर के बाहर खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। और इसीलिए इतनी जल्दी इसकी शादी करवा दी गई। बाप रे बाप, जिस घर की लड़की लाए हैं उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ऐसा मत बोलो, सबकी शादी होती है, कम से कम अब ये दूसरों की औरतों को तो परेशान नहीं करेगा। हाँ उम्मीद करते हैं शादी के बाद सुधर जाए। लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? चुप रहो सब, मेरी बहू के कान मत भरो। लोग तो मजाक करते रहते हैं बेटा, इनकी बातों पर ध्यान मत देना। श्वेता और नीतू ममता को कमरे तक छोड़ने गईं। आइए भाभी, आपको कमरा दिखा देते हैं। थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। कमरे से बाहर निकलते ही दोनों बहनों के चेहरे उतर गए। दीदी भाभी के साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे डर लग रहा है, कहीं इस घर में उनकी जिंदगी नरक ना बन जाए। काश हम इन्हें सब पहले बता पाते। उधर ममता कमरे में बैठी नील का इंतजार करती रही। देर रात तक नील घर लौटा और बिना ज्यादा बात किए कमरे में चला गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कांति कमरे के बाहर पहुंच गई। अरे बहू 5 बज गए, जल्दी उठ, नहा धो कर तैयार हो जा। पहले रसोई संभालनी है, घर के सारे काम पड़े हैं। जी माँ जी, अभी आती हूँ। नहाकर तैयार होने के बाद ममता भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे भगवान, इस घर में मेरे दिन कैसे गुजरेंगे मुझे नहीं पता। बस मेरी रक्षा करना और मुझे सही रास्ता दिखाना। प्रार्थना पूरी करके ममता पहली रसोई के लिए रसोई में पहुंची। सुन बहू, छोले भटूरे, मटर पुलाव, बैंगन का रायता, बिरयानी और मिठाई में 4 तरह की मिठाई बनानी है। माँ जी इतना सारा खाना? हमारे घर में सबकी अलग अलग पसंद है, सब बनना चाहिए। पहली रसोई है, कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। कांति और रामकली वहां से चली गईं। तभी श्वेता और नीतू रसोई में पहुंची। दोनों की नजर ममता के हाथ और चेहरे पर गई। भाभी हाथ पर नीला निशान कैसे पड़ गया? गर्दन पर भी लाल निशान है, माथे पर चोट भी लगी है। कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट लग गई थी। भाभी हमसे मत छिपाइए, हमें अपने भाई का स्वभाव पता है। अभी सब नया है, शायद आके सब ठीक हो जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। दोनों बहनें चुपचाप अपनी भाभी का हाथ बटाने लगी।
क्यों रे, कल तक तो तुम दोनों से घर का काम होता नहीं था, आज भाभी की मदद करने आ गई। जाओ अपना अपना काम करो, यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। जी सॉरी भाभी, आप आराम से काम कर लेना। दोनों बहनें वहां से चली गईं और ममता अकेले खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद पहली रसोई का सारा खाना तैयार हो गया। मुझे ये सब नहीं खाना। जी मेरे लिए मसाला डोसा बना कर लाओ। अभी बनाती हूँ। भीषण गर्मी में ममता फिर से रसोई में गई और मसाला डोसा तैयार किया। ये लीजिए। चटनी तीखी और डोसा थोड़ा कुरकुरा होना चाहिए था। पहले तो ये ऐसे नहीं थे, आखिर अचानक इन्हें क्या हो गया। रात को श्वेता और नीतू मरहम लेकर कमरे में आई। भाभी हाथ आगे कीजिए। रहने दीजिए, ठीक हो जाएगा। नहीं, पहले दवा लगेगी। मरहम लगाते ही ममता पुरानी यादों में खो गई। मैं तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखूंगा, खूब घुमाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, रसोई में काम भी नहीं करने दूंगा, सच? हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यादें खत्म होते ही ममता की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गई थी। तभी कमरे में रामकली आई। अरे लुगाइयों ने मेला लगा रखा है, घर के मर्द भूखे बैठे हैं और इन्हें गप्पे मारने से फुर्सत नहीं। जी दादी। तीनों फिर अपने अपने कामों में लग गईं। दीदी अभी तो सबने इतना खाया था, फिर भी भाभी को दोबारा रसोई में भेज दिया। दिन बीतते गए। ममता से सुबह से रात तक लगातार काम करवाया जाने लगा। जब भी श्वेता और नीतू मदद करने जाती उन्हें डांट कर वापस भेज दिया जाता। बहू अपना काम खुद कर लेगी, तुम दोनों अपने काम पर ध्यान दो। इसे काम की आदत पड़नी चाहिए। रात को भी ममता को आराम नहीं मिलता। सुना, मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। अभी लाई। लगातार काम और आराम की कमी से ममता की तबीयत कमजोर होने लगी। कुछ दिनों बाद रसोई में काम करते समय उसे तेज चक्कर आया और वहीं गिर पड़ी। दीदी जल्दी आइए, भाभी गिर गई है। भाभी आंखें खोलिए। आजकल बहुत चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा भी लगता है। भाभी एक बार जांच कर लेते हैं। कुछ देर बाद जांच से पता चला कि ममता गर्भवती है। अरे मैं परदादी बनने वाली हूँ, हमारे घर का वारिस आने वाला है। बहुत अच्छी खबर है। श्वेता और नीतू ममता के कमरे में गईं। भाभी आपकी हालत देखिए, मुझे तो पता भी नहीं चला। अब आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा। इस घर में औरतों को बस रसोई तक ही सीमित रखा जाता है। तभी भूपेश ने उनकी बात सुन ली। तुम दोनों बहू को भड़का रही हो, घर की बेटी हो तो बेटी बनकर रहो। हमने तो बस। एक शब्द और नहीं। उस दिन के बाद भी घर का व्यवहार नहीं बदला। एक दिन जब दोनों बहनें अपने भैया को भाई कहकर बुलाती हैं। अपने भाई को भाई नहीं भैया कहा करो, इज्जत देना सीखो। जाओ अपने भैया के लिए कुछ अच्छा बना कर लाओ। उधर गर्भवती होने के बाद भी ममता का काम कम होने के बजाय और बढ़ा दिया गया। सुबह से रात तक उसे दोगुना काम करना पड़ता, जबकि श्वेता और नीतू बेबस होकर ये सब देखती रहती थीं। अरे कांति, बहुत से अच्छे से काम करवाया करो, जितना काम करेगी उतनी ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी होगी। बस यही तो मैं कहती हूँ, काम करेगी तभी तो शरीर मजबूत रहेगा। हमारे बहुएं भी ऐसे ही काम करती थी, आजकल की लड़कियां तो जरा सा काम करके थक जाती हैं। जी माँ जी। दिन भर रसोई और घर के काम के बाद भी ममता को रातों में आराम नसीब नहीं होता। इधर आ, पहले मेरे पैर दबा। मुझे बहुत थकान हो रही है, सुबह से लगातार काम कर रही हूँ। तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा नहीं करेगी तो किसकी करेगी? जी। आराम, मुझे भूख लगी है, रसोई में जाकर गर्मा गर्म पराठे बना ला। अभी लाई। भूपेश भी बेटे का ही पक्ष लेते थे। बहू, हमारे बेटे की सेवा करना सीखो, यही बहू का धर्म होता है। बढ़िया है आराम करने वाले। दूसरी तरफ नील की हरकतें पहले जैसी ही बनी रहीं। अरे ये तो रोज शराब पीकर आता है। ऊपर से अब बाप भी बनने वाला है, पता नहीं इस घर का क्या होगा। पैसे का घमंड अलग है। नील देर रात शराब पीकर घर आता, कभी दोस्तों के साथ घूमता तो कभी मोहल्ले में शिकायतें आती। अपने बेटे को समझाइए, रोज लड़ाई झगड़ा करता है। लड़के हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है, हमारे बेटे को बदनाम मत करो। श्वेता और नीतू अपनी भाभी की हालत देखकर परेशान रहती थी। भाभी रसोई में इतना काम मत किया करो,
थोड़ा आराम भी जरूरी है। हम है ना, जितना हो सकेगा मदद करेंगे। तुम दोनों हो, यही बहुत है। घर में हर समय पड़ोसने आती रहती और ममता का आधा दिन चाय नाश्ता बनाने में निकल जाता। बहू, 4 कप चाय बना और साथ में गरम पकौड़े भी। जी। एक दिन श्वेता और नीतू जल्दी घर आ गईं। भाभी, आज आप रसोई में मत जाइए। आज खाना हम दोनों बनाएंगे, लेकिन आप बस आराम कीजिए। तभी कांति रसोई में आ गई। तुम दोनों खाना क्यों बना रही हो? माँ, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मर गई है? उसकी हड्डियाँ इतना सा काम भी नहीं कर सकती। अभी से नखरे शुरू हो गए। बहू इधर आ, खाना तू ही बनाएगी। जी माँ जी। रात को फिर नील ने ममता को आराम नहीं करने दिया। इस घर की बहू है तू, सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। जी। एक दिन तीनों कमरे में बैठी थी। भाभी, मेरे पास एक केस आया है। कैसा केस? एक महिला ने तलाक की अर्जी दी है। गर्भावस्था में उससे इतना काम करवाया गया कि उसका बच्चा नहीं बच पाया। भाभी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। उस दिन के बाद दोनों बहनें चोरी छुपे रसोई में जाकर अपनी भाभी की मदद करने लगी। जल्दी सब्जी बना देते हैं। भाभी, तब तक बैठ जाइए। लेकिन एक दिन कांति ने उन्हें देख लिया। कितने बार मना किया है? माँ, आज के बाद रसोई में दिखाई भी मत देना। माँ, छोड़िए, बहू को काम करने दो। जब ममता 6 महीने की गर्भवती हो चुकी थी, फिर भी अकेले ही काम कर रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, मेरे पास एक उपाय है। दोनों बहनें एक इंडक्शन लेकर आईं और कमरे में रख दिया। भाभी, जब हम फ्री होंगे यही खाना बना देंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, टाइम मैनेज करेंगे और फिर अपने काम पर निकल जाएंगे। तुम दोनों मेरे लिए इतना सब क्यों करती हो? क्योंकि आप हमारी भाभी ही नहीं, हमारी बड़ी बहन भी हो। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। नीतू, जल्दी रोटी सेक। बस 10 मिनट में कोर्ट निकलना है। तुम दोनों की वजह से मुझे थोड़ा आराम मिल जाता है। एक दिन रामकली और कांति ने कमरे में रखा इंडक्शन देख लिया। ये क्या है? हमारी बात नहीं मानोगी? माँ, पढ़ लिख कर बहुत अकल आ गई है तुम दोनों को। तभी नील कमरे में आ गया। यही सब सिखाया है पढ़ाई ने। नील ने इंडक्शन उठाकर जमीन पर पटक दिया, वो टूट गया। भैया, इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। बहुत पढ़ा दिया तुम दोनों को। फिर भी दोनों बहनें हार नहीं मानती थीं। जल्दी काम खत्म करते हैं। भाभी को थोड़ा आराम मिल जाए, बस यही काफी है। समय बीतता गया और ममता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हमारा कुल दीपक आ गया। अब घर में रौनक आ गई। लेकिन प्रसव के बाद भी ममता को आराम नहीं मिला। बहू, बच्चे को गोद में रख और रसोई भी संभाल। माँ जी, अभी शरीर में बहुत दर्द है। औरत को सब करना पड़ता है। हमने भी बच्चे पाले हैं। एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ से घर का काम करते करते ममता का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। ये देखकर श्वेता और नीतू के मन में अपनी भाभी की मदद करने का संकल्प और मजबूत हो गया। दिन बीतते गए। श्वेता और नीतू अपनी नौकरी से लौटते ही सबसे पहले रसोई में जाती। भाभी, देखो बाबू कितनी देर से रो रहा है। आप उसे दूध पिला दो। तब तक मैं रोटियां बेल देती हूँ और मैं सब्जी काट देती हूँ। 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। तुम दोनों हर रोज मेरी कितनी मदद करती हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आप हमारी भाभी ही नहीं, हमारी बड़ी बहन हो। दोनों बहनें तेजी से काम कर रही थी कि तभी रामकली उधर से गुजरी। देख रही हूँ मैं तुम दोनों कलमुहियों को। बहू खुद रसोई संभालेगी और बच्चा भी देखेगी, तभी तो घर चलाना सीखेगी। दादी, भाभी बहुत थक जाती है। तुम्हें किसने पूछा? जाओ अपने काम पर। इतने में नील भी वहां आ गया। ममता, मेरी बहनों से काम मत करवाया कर। मैंने तो। चुप। नील ने गुस्से में ममता को थप्पड़ मार दिया। भैया, ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों अपनी लिमिट में रहा करो। घर के मामले में ज्यादा मत बोला करो। हम तो सिर्फ भाभी की मदद कर रहे थे। शोर सुनकर कांति और भूपेश भी आ गए। अगर इतना ही बहू की चिंता है ना, तो नौकरी छुड़वा कर घर बैठा देंगे तुम दोनों को। घर के मामलों में दखल देना बंद करो। जो कहा जाए वही किया करो। जी। डांट खाने के बाद भी दोनों बहनों ने हार नहीं मानी। हर सुबह वे सबसे पहले उठ जाती। नीतू, जल्दी सब्जी काट। मैं आटा तैयार कर देती हूँ ताकि भाभी का थोड़ा काम कम हो जाए। बस 5 मिनट और, फिर हमें निकलना है। शाम को नौकरी से लौटते ही दोनों फिर से रसोई में पहुंच जाती। मम्मी, हम नाश्ता बना देते हैं।
आज बड़ी सेवा याद आ रही है। बस हाथ बटा रहे हैं। इतनी मदद के बाद भी ममता का काम कम नहीं होता था। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और चेहरा मुरझाने लगा। भाभी आप ठीक नहीं लग रही हो, अब शरीर साथ नहीं देता। एक दिन दोनों बहनों ने ममता को समझाया। भाभी कुछ दिन मायके चली जाइए, थोड़ा आराम मिल जाएगा, शायद यही ठीक रहेगा। ममता अपने मायके चली गई। बेटी आराम कर ले। अब कोई काम नहीं करेगी तू। 2 दिन तक ममता ने चैन की सांस ली। तीसरे दिन माहौल बदल गया। अब कब तक यही बैठी रहेगी? बच्चा लेकर मायके आ गई, अब अपने ससुराल वापस जा। जी पापा। ममता फिर से ससुराल लौट आई। कुछ समय बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। मुझे फिर चक्कर आ रहे हैं, पहले डॉक्टर से जांच करा लेते हैं। जांच के बाद डॉक्टर ने ममता को आराम करने की सलाह दी। इनके शरीर में बहुत कमजोरी है, लगातार काम करना इनके लिए खतरनाक हो सकता है। जी डॉक्टर। घर लौटकर श्वेता ने परिवार को डॉक्टर की सलाह बताई। भाभी को आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने साफ मना किया है कि उनसे ज्यादा काम नहीं करवाया जाए। डॉक्टर अपनी जगह, घर अपनी जगह। थोड़ा बहुत काम करेगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बस एक शब्द और नहीं। ममता फिर भी चुपचाप काम करती रही। एक रात नील शराब पीकर आया और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसके मोबाइल पर बार बार संदेश आने लगे। इतनी रात को किसका मैसेज है? नील गहरी नींद में था। ममता ने मोबाइल देखा। ये मोबाइल पर एक लड़की के लगातार संदेश और वॉइस नोट थे। बेबी अब तो इंतजार नहीं होता, जल्दी सब ठीक करो। ममता ने आगे की चैट पढ़ी। थोड़ा इंतजार करो, सब संभाल लूंगा। फिर हम साथ रहेंगे। हाँ हाँ, समय आने दो। एक और संदेश पढ़कर ममता की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बस घर संभाल रही है, आगे की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ चाहता हूं। ममता के हाथ कांपने लगे। तो ये था इनका असली चेहरा। सुबह होते उसने सबसे पहले श्वेता और नीतू को सब कुछ दिखाया। भाभी ये सबूत बहुत गंभीर है, किसी जल्दबाजी में फैसला मत लेना, पहले अपनी और बच्चे की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हम दोनों आपके साथ हैं, इस बार आपको अकेले कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। ममता ने अपने मन में एक बड़ा फैसला ले लिया। अब वह डर कर नहीं बल्कि अपने सम्मान और अपने बच्चे के भविष्य के लिए कानूनी रास्ता अपनाने के लिए तैयारी करने लगी। अगली सुबह ममता ने अपने आंसू पोंछ दिए। इस बार उसने चुप रहने के बजाय अपने सम्मान के लिए कानूनी रास्ता चुनने का फैसला किया। नीतू, अब मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। मैं अपने और अपने बच्चे के सम्मान के लिए तलाक चाहती हूँ। भाभी अब आपकी लड़ाई अकेले नहीं है, मैं आपकी वकील बनकर आपके लिए न्याय मांगूंगी और मैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट और इलाज के सारे रिकॉर्ड तैयार करूंगी। कुछ दिनों बाद नीतू ने अदालत में आवश्यक कानूनी याचिकाएं दाखिल कर दी। नीतू, सामने तुम्हारा अपना परिवार होगा, भावनाओं पर नहीं सबूतों पर भरोसा रखना। सर आज मेरे लिए रिश्तों से बड़ा न्याय है। सुनवाई का दिन आया। दोनों पक्ष अदालत में मौजूद थे। नीतू, तू अपने भाई के खिलाफ खड़ी होगी? आज मैं सिर्फ एक वकील हूँ, कानून सबके लिए बराबर है। हमने तुम्हें पढ़ाया था ताकि तुम हमारे खिलाफ खड़ी हो जाओ। आपने पढ़ाया इसलिए आज सही और गलत पहचान पा रही हूँ। ममता ने अपना पक्ष रखा। मैंने इस घर को अपना घर समझा, हर अपमान सहा, हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन मुझे सम्मान कभी नहीं मिला। मैं अब डर कर नहीं जीना चाहती। मैं अपने बच्चे को ऐसे माहौल में बड़ा नहीं कर सकती। श्वेता ने अदालत के सामने मेडिकल तथ्य रखे। मैंने अपनी भाभी की शारीरिक स्थिति देखी है। लगातार काम और आराम की कमी से उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ा था। मैंने उन्हें आराम की सलाह दी थी। नीतू ने उपलब्ध साक्ष्य अदालत के सामने रखे। माननीय न्यायालय, हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और मोबाइल से प्राप्त डिजिटल रिकॉर्ड है। कृपया इनका परीक्षण किया जाए। ये सब झूठ है। यदि झूठ है तो जांच में सच सामने आ जाएगा। अदालत ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और साक्ष्यों का परीक्षण कराया। न्यायालय तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय देगा। कुछ समय बाद अगली सुनवाई हुई। प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और रिकॉर्ड के आधार पर न्यायालय वादी के पक्ष को स्वीकार करता है। विवाह विच्छेद की याचिका स्वीकार की जाती है। अन्य आरोपों के संबंध में कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। अदालत के आदेश के बाद पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने पहुंची। अदालत के आदेश के अनुसार आप सभी को आगे की पूछताछ और आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए हमारे साथ चलना है। ऐसा मत कीजिए।
हमने गलती कर दी। जब मैं मदद मांगती थी तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। अदालत के बाहर ममता ने अपना अंतिम फैसला सबके सामने रखा। आज मैं इस रिश्ते से मुक्त होकर अपने आत्मसम्मान के साथ नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। अब मैं किसी भी अपमान के साथ समझौता नहीं करूंगी। औरत का सम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। श्वेता और नीतू अपनी भाभी के साथ खड़ी थीं। भाभी, अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब आपकी पहचान किसी की बहू नहीं, आपकी अपनी होगी। कुछ महीनों बाद तीनों ने एक नया फैसला लिया। दीदी, क्यों ना हम उन महिलाओं की मदद करें जो आज भी चुपचाप सब सह रही हैं। मैं मेडिकल सहायता दूंगी और मैं उन्हें हिम्मत दूंगी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तीनों ने मिलकर एक एनजीओ की शुरुआत की। यहाँ कोई भी महिला अकेली नहीं होगी। यहाँ उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह मिलेगी और जरूरत पड़ने पर मुफ्त स्वास्थ्य परामर्श भी मिलेगा। ममता ने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। हम दोनों तुम्हें पढ़ाएंगे। अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं कह पाएगा। धीरे धीरे एनजीओ पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। दीदी, मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। पहले आंसू पोछो। अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हें कानून के अनुसार पूरी मदद मिलेगी और पहले तुम्हारा स्वास्थ्य भी देखेंगे। कुछ समय बाद तीनों उसी पुराने घर में पहुंची जहां कभी ममता अपमान सहती थी। ममता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज समझ आया कि सम्मान चिन्ह कर घर नहीं बसते। मैंने बदला लेने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी बदलने के लिए लड़ाई लड़ी थी। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी बहू को कभी नौकरानी मत समझिए। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब हम किसी पर आवाज ऊंची नहीं करेंगे। काश ये बात पहले समझ आती। श्वेता और नीतू ने अपनी जिंदगी का फैसला सबको बता दिया। अब तुम दोनों की शादी कर देते हैं। अभी हमारा सपना अलग है। फिलहाल हमारी अपनी जिम्मेदारी उन महिलाओं तक पहुंचना है जिन्हें हमारी जरूरत है। हम तीनों मिलकर कई जिंदगियां बदलेंगे। समय के साथ श्वेता अपना क्लिनिक संभालने लगी, नीतू अदालत में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने लगी और ममता एनजीओ का संचालन करने लगी। तीनों ने मिलकर कई महिलाओं को नया जीवन, नया आत्मविश्वास और अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी। कहानी का अंत इस संदेश के साथ हुआ कि शिक्षा, साहस और एक दूसरे का साथ किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकता है। दीदी, अगर उस दिन आप दोनों मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। भाभी, परिवार वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। और अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, उन सभी महिलाओं की है जो आज भी चुपचाप अत्याचार सह रही है। तीनों ने मिलकर अपने एनजीओ का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दिन शहर की कई महिलाएं वहां पहुंची। दीदी, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। सबने मुझे घर से निकाल दिया। अब तुम अकेली नहीं हो। यहाँ तुम्हें सम्मान भी मिलेगा और नया रास्ता भी। तुम्हें कानून के अनुसार पूरी मदद मिलेगी। किसी से डरने की जरूरत नहीं। पहले तुम्हारी स्वास्थ्य जांच होगी, फिर हम बाकी मदद करेंगे। धीरे धीरे एनजीओ पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। कई महिलाओं ने वहां नई जिंदगी की शुरुआत की। दीदी, आपकी वजह से आज मुझे नौकरी मिल गई। दीदी, आपने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। बस एक वादा करो, अब कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। उधर श्वेता अपने क्लिनिक में गरीब महिलाओं का मुफ्त इलाज करने लगी। इंसानियत सबसे बड़ी फीस होती है। नीतू भी अदालत में महिलाओं के अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ने लगी। नीतू, आज तुम इस शहर की सबसे ईमानदार वकीलों में गिनी जाती हो। सर, जब न्याय सही जगह पहुंचता है तभी वकालत सफल होती है। ममता ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला कर लिया। अब मैं भी पढ़ूंगी और अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब हमारी भाभी किसी से कम नहीं रहेंगी। एक दिन तीनों उसी पुराने घर पहुंची जहां कभी ममता ने अपमान सहा था। ममता, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना। आज समझ आया कि हमने कितना बड़ा अन्याय किया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। माफ करना आसान है, लेकिन जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। मैं अब उस ममता की तरह नहीं हूँ जो हर बात चुपचाप सह ले। मैं आज यहाँ बदला लेने नहीं आई, बस इतना बताने आई हूँ कि बहू भी इंसान होती है। उसे सम्मान चाहिए, ताने नहीं। भूपेश, कांति और रामकली चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर उस दिन आपने हमारी बात सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटियों को पढ़ाना ही काफी नहीं होता, उनकी बात सुनना भी सीखिए। घर से निकलते समय तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया।
आज पहली बार लग रहा है कि मैंने सच में अपनी जिंदगी जीना शुरू किया है, और ये तो बस शुरुआत है। अब हमारा हर दिन किसी न किसी महिला की जिंदगी बदलने में बीतेगा। कुछ साल बाद उनके एनजीओ ने हजारों महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सा और रोजगार से जोड़ दिया। ममता संस्था की संचालिका बनी। श्वेता अपना क्लिनिक संभालने लगी और जरूरतमंद महिलाओं का इलाज करती रही, और नीतू अदालत में महिलाओं के अधिकारों की आवाज बन गई। जिस रसोई में कभी मेरी पहचान सिर्फ काम करने वाली बहू की थी, आज उसी संघर्ष ने मुझे सैकड़ों महिलाओं की ताकत बना दिया। शिक्षा तभी सफल होती है जब उससे किसी की जिंदगी बदले, और न्याय तभी पूरा होता है जब हर कमजोर इंसान बिना डरे अपनी आवाज उठा सके। तीनों मुस्कुराते हुए एनजीओ के बाहर खड़ी थी। सूरज की नई किरण उनके चेहरे पर पड़ रही थी, मानो ये बता रही हूं कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, हिम्मत, शिक्षा और एकता से एक नई सुबह जरूर आती है। क्या अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर सच का साथ देना गलत है, या यही असली हिम्मत है? कमेंट में जरूर बताइए।